हेलो फ्रेंड्स। आज हम बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। बंधन बैंक के बारे में कुछ इन्वेस्टर को लगता है कि यह अंडर वैल्यूड स्टॉक है और वही कुछ इन्वेस्टर को लगता है कि यह ओवर वैल्यूड स्टॉक है। वहीं कुछ इन्वेस्टर इसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक मानते हैं। हम देखें तो जब से यह लिस्ट हुआ है वैसे इसकी लिस्टिंग डेट 2018 है। 2018 से अब तक यह मोर देन 62% गिर चुका है। वहीं कुछ ब्रोकर ने इसे डाउनग्रेड किया है तो कुछ ब्रोकर ने इसके प्राइस को अपग्रेड किया है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यह बैंक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरता जा रहा है। इसका मेन कारण है इसके सीईओ चंद्रशेखर घोष जो कि इस बैंक से इस्तीफा देने वाले हैं। यही मेन कारण बताया जा रहा है। आगे हम देखें तो जेफरी ने इसमें क्या टारगेट दिया है। यदि हम जेफरी के टारगेट को देखें तो उसने पहले 290 रुपये का टारगेट दिया था। अब जेफरी ने 290 रुपये के टारगेट को रिवाइज करके 170 रुपये कर दिया है। यानी उन्होंने पहले 290 के टारगेट का 40% रिड्यूस करके 170 रुपये किया है। यदि कोई सोच रहा है कि जेफरी ने 173 रुपये का 40% कर दिया है तो ऐसा जेफरी का टारगेट नहीं था। उन्होंने पहले 290 रुपये का टारगेट दिया था जब इसके सीईओ इस्तीफा नहीं देने वाले थे। लेकिन जैसे ये खबर आई कि इनके सीईओ चंद्रशेखर घोष अब इस बैंक से इस्तीफा देंगे जो कि इसके फाउंडर भी रहे हैं, तो इन्होंने टारगेट को रिवाइज कर और टारगेट को रिड्यूस करके 40% रिड्यूस किया और 290 का 40% रिड्यूस होने पे इनका रिवाइज टारगेट 170 रुपये आता है। और इस समय बंधन बैंक का प्राइस करीब 173 रुपये चल रहा है। यानी जल्द ही वो अपने टारगेट के पास पहुंच सकता है। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के स्टेटमेंट को देखें तो यह बताता है कि जब तक ये अपर मैनेजमेंट का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक बंधन बैंक का प्राइस एक्यूरेटली उस बैंक का जो इंट्रिंसिक या फंडामेंटल वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि मिस्टर घोष की वजह से जो अनसर्टेनिटी हो रहा है वह इन्वेस्टर सेंटीमेंट को अफेक्ट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो बंधन बैंक को कुछ ब्रोकर हाउस ने डाउनग्रेड किया है, वहीं कुछ ब्रोकर हाउस ने इसे मेंटेन रखा है। जैसे जेपी मॉर्गन ने इसके टारगेट को 270 रुपये पे रखा है, वहीं गोल्डमैन सैक्स ने इसका टारगेट 267 रुपये रखा है। जबकि इनके सीईओ इस्तीफा देने वाले हैं, फिर भी इनके टारगेट को जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने अपग्रेड किया है, जबकि जेफरी ने इनके टारगेट को डाउनग्रेड किया है। फ्रेंड्स, बंधन बैंक के बारे में समझने के लिए हमें पहले इनके सीईओ जो कि बैंक के फाउंडर हैं चंद्रशेखर घोष के बारे में भी समझना पड़ेगा कि कैसे इन्होंने इस बैंक को एक निचले पायदान से ऊंचे पायदान पे पहुंचाया। आइए हम समझते हैं कि चंद्रशेखर घोष ने इस बैंक को किस तरह से डेवलप किया। फ्रेंड्स, चंद्रशेखर घोष के बारे में जाने तो ये इसके फाउंडर मेंबर हैं। इन्होंने बंधन बैंक को कोन नगर में 2001 में स्टार्ट किया था। सबसे पहले बंधन बैंक के रूप में न काम करके एक एनजीओ के रूप में काम करता था जो कि ज़रूरतमंद महिलाओं को सूक्ष्म ऋण मुहैया कराता था। और 2009 में यह माइक्रो फाइनेंस श्रेणी में से एनबीएफसी श्रेणी में ट्रांसफार्म हुआ और 2010 में बंधन बैंक भारत का सबसे लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक बन गया। और 2014 में आरबीआई ने इसे अप्रूवल दिया यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए। और बंधन बैंक ने
23 अगस्त 2015 से यूनिवर्सल बैंक के रूप में अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया और आज बंधन बैंक भारत के कोने कोने में फैल चुका है, जो कि माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस के रूप में काम कर रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम बंधन बैंक के ब्रॉडर बिजनेस को समझेंगे, उसके बाद हम इसके अंडरलाइन बैंकिंग बिजनेस के डिटेल को समझेंगे। अंडरलाइन बिजनेस में हम समझेंगे कि डिपॉजिट में जो पैसा आ रहा है उसका कास्ट कितना है, अर्थात बैंक उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, डिपॉजिट में ग्रोथ कितना हो रहा है, और हम देखेंगे कि बैंक जो लोन दे रहा है उसके ऊपर कितना अर्निंग कमा रहा है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो लोन कंपनी दे रहा है उसकी रिकवरी कितनी हो रही है। यदि बैंक लोन को रिकवर नहीं कर पा रहा है तो डिफ़ॉल्ट ज़्यादा बढ़ेगा और यह बैंक के अर्निंग को कम कर देगा। इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को आप सिंपल वे में समझना चाहें तो मान लीजिए किसी बैंक में 100 रुपये का डिपॉजिट आता है और बैंक उस डिपॉजिट पे 5% का ब्याज देता है, अर्थात 5 रुपये का इंटरेस्ट पे करता है। और अगर सपोज कर ले बैंक इन्हीं 100 रुपये को लोन पे 10% की ब्याज से दे देता है, जिसपे वो 10 रुपये कमाता है, और यदि बैंक जो 100 रुपये का लोन दे रहा है उस पर 2% का अर्थात 2 रुपये का डिफ़ॉल्ट हो जाए, तब उसको कवर करने के लिए बैंक अपने प्रॉफिट में से 2 रुपये प्रोविज़न दिखाएगा। अब देखा जाए तो बैंक का प्रॉफिट 3 रुपये का होगा, क्योंकि बैंक ने 10 रुपये कमाया जिसमें से 5 रुपये डिपॉजिट करने वाले को ब्याज के रूप में दे दिया और 2 रुपये प्रोविज़न में चला गया। इस तरह बैंक को केवल 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यदि बैंक कोई ऐसी स्कीम निकालता है जिसमें डिपॉजिट करने वाले को केवल 3% ब्याज पे डिपॉजिट किया जाए और अगर वो लोन 10% पे ही देता है, तो अब उसका प्रॉफिट 10 - 3 - 2 = 5 रुपये हो जाएगा। और यदि वो लोन को 12% ब्याज की दर पे चढ़ा दे तो उसका लोन पे जो ब्याज है वो 12 रुपये हो जाए, तो अब देखें तो प्रॉफिट आपका 12 - 5 - 2 यानी 5 रुपये हो गया। लेकिन यदि डिफ़ॉल्ट बढ़ के 7% हो जाए, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि वह धन जो बैंक ने लोन के रूप में दिया था और वो बैड लोन हो जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट बढ़ने से अब प्रॉफिट 10 - 5 - 7 = -2 रुपये का हो गया, यानी उसे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उल्टा -2 रुपये और प्रोविज़न का चला गया। तो यहाँ पे किसी बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम डिपॉजिटर को कम से कम ब्याज पे करें और लोन ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पे दें और डिफ़ॉल्ट कम से कम हो, तभी हमारा बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिटेबल हो सकता है, जिसे हम अगले स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। इस एग्जाम्पल से एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट होता है कि किसी बैंक के लिए डिपॉजिट पर लोअर कास्ट ऑफ डिपॉजिट होना चाहिए और बैंक उस लोन पे हायर अर्निंग कमाए और लोअर डिफ़ॉल्ट रेट होना चाहिए, तो बैंक हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ऐसी स्कीम निकाले जैसे कि कोई बंदा अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, जैसे करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट में बैंक को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है और उस करेंट अकाउंट में हुए डिपॉजिट को बैंक अगर हायर परसेंटेज पे लोन पे चढ़ा दे तो उसे हायर परसेंट लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा और लोअर डिफ़ॉल्ट रेट हो जाए, यानी जो आपका लोन जाता है वो बैड लोन कम से कम हो, तो बैंक हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। यह किसी भी बैंक के लिए आइडियल सिचुएशन है। इसे हम आगे बंधन बैंक के मामले में इस पहलू को समझेंगे कि बंधन बैंक क्या इस पहलू पे खरा उतर रहा है या नहीं।
फ्रेंड्स, बंधन बैंक 2014 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। यह एक कमर्शियल बैंक के रूप में काम करता है। इसकी उपस्थिति पूरे इंडिया भर में है। यह माइक्रो बैंकिंग और जनरल बैंकिंग के रूप में काम करता है। माइक्रो बैंकिंग में ये सामान्य छोटे उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराता है। अगर इसके रेवेन्यू स्प्लिट को देखें तो ट्रेजरी से 11%, रिटेल बैंकिंग से ये 84% और कॉरपोरेट बैंकिंग से ये 3% कमाते हैं। फ्रेंड्स, हम अगर डिपॉजिट्स को चेक करें तो डिपॉजिट्स में हम कास्ट ऑफ डिपॉजिट्स और ग्रोथ इन डिपॉजिट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। किसी बैंक में कास्ट ऑफ डिपॉजिट कम होना चाहिए। किसी भी बैंक में चीपेस्ट सोर्स करेंट अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक को इस पर ब्याज नहीं देना पड़ता और वहीं पे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे कास्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ जाता है। इसलिए किसी बैंक को आगे बढ़ने के लिए जो है उस बैंक में करेंट अकाउंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट में ब्याज दर ज़्यादा होता है, जबकि करेंट अकाउंट में ब्याज दर शून्य होता है। अब यदि इनके जियोग्राफिकल प्रेजेंस को देखा जाए तो इनके कुल 6000 प्लस ब्रांच हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा इनके कस्टमर हैं और इनके बैंक में 69,000 से ज़्यादा एम्प्लाई हैं, जबकि ये भारत के 34 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना प्रेजेंस रखते हैं। अब यदि बैंकिंग आउटलेट्स इनका देखा जाए, यहाँ पे मार्च 31 2023 के डेटा दिए गए हैं। मेट्रो में इनकी उपस्थिति 10% है, वहीं अर्बन एरिया में ये 18% हैं और सेमी अर्बन एरिया में ये 37% हैं, जबकि रूरल में ये 35% हैं। यानी इनकी 75% से ज़्यादा उपस्थिति सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है। यदि इनके बैंकिंग स्थिति को देखें तो सेंट्रल में ये 13%, जबकि नॉर्थ ईस्ट में इनकी उपस्थिति 2% है, ईस्ट में ये 42% है और वेस्ट में 22%, साउथ में 10% और नॉर्थ में ये 12% है। यानी इनकी उपस्थिति ओवरऑल इंडिया के हर कोने में दिखाई पड़ती है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें तो इनके कुल 986 ब्रांच थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बढ़कर 1018 हो जाते हैं और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1147 ब्रांच हो गए और 21-22 में ये बढ़कर 1189 हो गए और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनके कुल ब्रांच 1411 हो गए। यानी आप देख रहे हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में इनके नए ब्रांच खुल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नए ब्रांच खुलने से बैंक प्रॉफिटेबल नहीं होता है। जब तक बैंक अपने खर्चे को नहीं घटाएगी उसके प्रॉफिट अफेक्ट होंगे। तो आगे हम देखेंगे कि बैंक अपने खर्चे पे नियंत्रण कर पा रही है या नहीं। अभी बंधन बैंक में जो पैसा आता है उसमें 29% टर्म डिपॉजिट रिटेल से आता है, वहीं 32% अदर टर्म डिपॉजिट अर्थात जो छोटे बिजनेस एसएमई और कारपोरेट से जो पैसा आता है वो अदर टर्म डिपॉजिट में गिना जाता है। वहीं सेविंग अकाउंट से 33% डिपॉजिट और करेंट अकाउंट से 6% रेवेन्यू इनके पास आता है। इनके पास जो डिपॉजिट आता है उसका ग्रोथ अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इनके पास 43,232 करोड़ आता था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बढ़कर 1,08,069 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी इनके डिपॉजिट ईयर टू ईयर लगातार ग्रोथ ही कर रहे हैं। वहीं इनके करेंट अकाउंट को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 17,618 करोड़ आता था, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बढ़कर 42,455 करोड़ हो जाता है। यानी करेंट अकाउंट का जो पैसा है वह 2.14 टाइम्स ग्रोथ किया है। अब इनका कासा रेशियो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 40.75 था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023
में घटकर 39.29 हो जाता है। कासा रेशियो हमें यह बताता है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आ रहा है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा करेंट और सेविंग अकाउंट से आता है। फ्रेंड्स, अब हम लोन के बारे में देखेंगे, जहां हम देखेंगे कि इनका लोन्स पर अर्निंग कितनी है और लोन्स की रिकवरी कैसी हो रही है। ये इस स्लाइड में हम देखें तो हम इसका लोन बुक देखें तो ग्रुप लोन 35% है। ग्रुप लोन से तात्पर्य वो लोन होता है जिसको एक समूह को दिया जाता है और वह समूह आपस में उस लोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस लोन की रिकवरी के लिए पूरा ग्रुप जिम्मेदार होता है। यानी अगर कोई उसमें लोन लेने वाला व्यक्ति अगर लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वह समूह उस लोन की क्षतिपूर्ति करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 35% इनका लोन ग्रुप लोन को जाता है, जो कि सेफ माना जाएगा। ये लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो लोन दिया जाता है उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और 17% SBAL और यानी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव लोन है और 5% रिटेल लोन है, जबकि 18% कमर्शियल बैंक लोन है और 25% मार्टेजेस लोन है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ देखें तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये लगातार डिक्लाइन हुआ है। यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ये जो लोन देते थे उससे ये 10.43% का मार्जिन कमाते थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में घट के 7.21 रह गया है, जो कि बंधन बैंक के लिए नेगेटिव है, क्योंकि 18-19 में ये अच्छा मार्जिन कमा लेते थे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके जो ऊपरी खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। अगर ये अपने ऊपरी खर्चे को नियंत्रित कर लें और अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ा लें तो बैंक बहुत तेज़ी से रिकवर होगा और यहाँ से ये लगभग 1-2 साल में दुगना होने की भी क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, इनके ग्रास एनपीए को देखा जाए, ग्रास एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट होता है। जो लोन लौट के वापस नहीं आता उसे ग्रास एनपीए में रखा जाता है। तो हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इनका जो ग्रास एनपीए था 2.04 था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में घट के 1.48 हो गया और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये फिर बढ़ के 6.81 हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कोरोना पेंडेमिक चल रहा था। चूँकि इनके जो लोन लेने वाले लोग होते हैं अक्सर रेवड़ी ठेले वाले ही होते हैं जो लघु और सूक्ष्म लोन लेते हैं, और फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में वो इस लोन को वापस नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ जीवन बचाना मुश्किल था। तो ये लोन कैसे रिकवर कर पाते, वहाँ पूरी जनता मर रही थी। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देखा जाए तो ग्रास एनपीए थोड़ा सा घटा और ये 6.46 रहा। चूँकि देश कोरोना से उबर रहा था, इसलिए जिन्होंने भी लोन लिया था बंधन बैंक से वह उस लोन को वापस करने में असमर्थ थे। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखा जाए तो ग्रास एनपीए घट के 4.87 रह गया है, यानी ग्रास एनपीए में लगातार गिरावट है। वहीं हम नेट एनपीए की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ये 0.58 था। नेट एनपीए की बात की जाए तो यह वह धन होता है, जैसे अगर बैंक प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉफिट में से जो पैसा बैंक का डूब जाता है वो उसका प्रोविज़न करती है, वह पैसा उसमें से घटाती है। तो अगर उसके पास वो पैसा मैनेज करने के लिए नहीं है तो वह उस पैसे का अतिरिक्त प्रबंध करेगी। तो वही हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में नेट एनपीए जो है 0.58 था, यानी इतना प्रोविज़न रह गया था। और अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो यह 1.17 है,
यानी प्रोविज़न बहुत तेज़ी से जो है हम देख पा रहे हैं कि घट रहा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 3.51 रह गया था। यानी बैंक पूरी तरह से प्रोविज़न नहीं करता है, वह कुछ प्रोविज़न कैरी फॉरवर्ड कर देता है अगले वर्ष के लिए। अगर वो एक ही साल में पूरा प्रोविज़न कर देगा तो बैंक घाटे में चली जाएगी, इसलिए वो धीरे धीरे अपने लाभ में से उस बैड लोन को घटाता रहता है। तो हम देखें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अब प्रोविज़न 1.17 रह गया है, यानी बैंक में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है। फ्रेंड्स, हम यदि कास्ट टू इनकम रेशियो को देखें तो पहले हम बता दें, कास्ट टू इनकम रेशियो वह रेशियो होता है, यह हमें बताता है कि खर्चा कम होना चाहिए और कमाई ज़्यादा होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कास्ट टू इनकम रेशियो 32.58 था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बढ़ के 39.54 हो गया है। यानी ये कहीं से भी ठीक नहीं है। यानी बैंक में जो उनकी कमाई हो रही है उस पर ये पहले कम खर्च कर पाते थे, अब ये बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे इनका प्रॉफिट इम्पैक्ट हो रहा है। अब यदि हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, यानी CAR, यह बताता है कि किसी भी बैंक में आपका पैसा कितना सेफ है। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में देखें तो ये 29.20 था, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में घट कर 19.76 रह गया है। यानी बंधन बैंक का जो CAR रेशियो है, अगर उसे अन्य बैंकों से तुलना करें तो HDFC बैंक का 18.9% है, जबकि ICICI बैंक का 16.03% है और कोटक बैंक का 23% है। अगर RBI की गाइडलाइन देखी जाए तो जो कमर्शियल बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर के, ये CAR रेशियो 9% होना चाहिए, जबकि बंधन बैंक का CAR जस्ट इसका दुगना है। और वहीं पब्लिक सेक्टर के बैंक के लिए ये गाइडलाइन 12% की है। तो कोई ख़ास ख़राब CAR नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक से तुलना करें तो ये लगभग अपने सेक्टर के बैंकों के आसपास ही नज़र आता है। फ्रेंड्स, इनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाए तो जब बैंक स्थापित हुआ था मार्च 18 में, इनका जो रेवेन्यू था 4,802 करोड़ का था और मार्च 19 में ये 6,643 करोड़ का हो गया। अगर रेवेन्यू में मार्जिन देखा जाए तो मार्च 20 में इनका मार्जिन सबसे ज़्यादा था 63.9% का, लेकिन वहाँ पे ये रेवेन्यू 10,885 करोड़ का कर पा रहे थे। वहीं मार्च 23 को देखा जाए तो यहाँ पे इनकी रेवेन्यू ज़्यादा है, जबकि इनका जो मार्जिन है वो केवल 14.7% का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कमाल नज़र आता है, इनकी रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन इनका प्रॉफिट गिरा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि रेवेन्यू ज़्यादा हो, इतनी रेवेन्यू कमाने के लिए इनका खर्च ज़्यादा हो रहा है, जबकि मार्च 20 में ये रेवेन्यू भले ही कम करते थे लेकिन इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा था, यानी उस दौर में इनका खर्च बहुत कम था। तो फ्रेंड्स, अगर मार्च 20 वाला सिचुएशन फिर से ला देते हैं, यानी ये अपने खर्चे को घटा दें, तो रेवेन्यू तो लगातार इनका बढ़ता ही जा रहा है, खर्च घटने से इनकी प्रॉफिट बूम हो जाएगी, जो कि शेयर प्राइस में दिखेगी। अदर इनकम की बात करें तो मार्च 18 से मार्च 23 तक इनका अदर इनकम लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मार्च 23 में इनका अदर इनकम डिक्लाइन हुआ है -12% से, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये -14.9% डिक्लाइन हुआ है। अदर इनकम में इनके ATMs आते हैं या और जो क्रेडिट कार्ड और जो ये सेवाएं देते हैं वहाँ से जो ये इनकम जनरेट करते हैं वो अदर इनकम में आते हैं। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 19 में ये 1952 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करते थे, जो कि मार्च 22 में घट के केवल मार्च
22 में 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा, यानी इनका प्रॉफिट ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि मार्च 22 में जो इनका पैसा जो ऋण बांटे थे वो रिकवर नहीं हो पाया था, जिसका इम्पैक्ट मार्च 21 और मार्च 22 में देखने को मिला, और इनका प्रॉफिट 94% से डिक्लाइन हुआ। लेकिन मार्च 23 में हम देखें तो इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका प्रॉफिट 2983 करोड़ रुपए रहेगा, जो कि मार्च 20 के आसपास ही नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी देखें तो मार्च 20 में जो इनका शेयर प्राइस था, अभी भी इनका शेयर प्राइस वहाँ से बहुत नीचे है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके सीईओ चेंज होने वाले हैं, और ये सीईओ जो कि इस बैंक को अपने बचपन के दौर से इसको सींचे हैं और यहाँ तक पहुँचाए हैं, जो कि इसके बारे में हर कुछ जानते हैं। जब वही चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर थोड़े से जो है यहाँ पे सशंकित हो गए हैं। वहीं इनके पीई को देखें तो इस समय इसका करंट पी 9.39 है, जबकि 5 सालों का पी देखा जाए तो 19 का है, और 7 सालों का 21 का है, और 10 सालों का 21 का है। चूँकि बैंक को अभी 10 साल नहीं हुए हैं, तो जो 7 साल का पी है वही 10 साल का पी दिखाया गया है। यानी यहाँ से अगर ये अपने 7 साल के एवरेज पी, या यूँ कहें कि 5 साल के एवरेज पी 19 पर भी पहुँचता है, तो यहाँ से शेयर का प्राइस आराम से दोगुना हो सकता है। अब ये यहाँ पे ये देखना है कि जो नए सीईओ आते हैं वो इस बैंक को कैसे चला पाते हैं। अगर नए सीईओ इस बैंक को ठीक ठाक चलाने में सक्षम रहे तो निश्चित रूप से इनका पी जो है 5 ईयर पी को टच करेगा, और आपका शेयर प्राइस यहाँ से दुगना हो जाएगा।